नमस्ते सभी को। देखिए, इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, और इतिहास विषय के अंदर आज अपन एशियन हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मौर्यों के बारे में पढ़ लिया था। मौर्यों के पश्चात हमने गुप्तों के बारे में जान लिया था, और मौर्य और गुप्तों के बाद जो भारत में हिंदू संस्कृति या एक तरफ से हम कहें कि भारतीय राजपूत या जो सितारा था, जिस प्रकार से भारतीय इतिहास में अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, वो मौर्य और गुप्तों के बाद वर्धन वंश का नाम आता है। तो वर्धन वंश की बात करें तो अपन वर्धन वंश भी मौर्य और गुप्तों की तरह, लेकिन रहा तो थोड़े समय था, लेकिन थोड़े समय में भी इसने मतलब भारतीय संस्कृति को बहुत प्रचलित किया था, बहुत आगे तक लेके चले गए थे, और आज भी भारतीय इतिहास कहीं ना कहीं इनका ऋणी है। तो वर्धन वंश की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक क्षेत्र है पंजाब, और यहाँ पर थोड़ा एक क्षेत्र है दिल्ली। देखिए, पंजाब और ये क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ना, ये उस समय 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं अपन, 6वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे। उस समय ये क्षेत्र कहलाता था श्रीकंठ जनपद के नाम से। किस नाम से? श्रीकंठ जनपद। जनपद क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, और उत्तर वैदिक सभ्यता में जब लोहे की खोज हुई तो लोग जो द्राविड़ जाति थी, जो भारतीय मूल के जो लोग थे, वो आगे से आगे प्रसारित हुए, आगे से आगे वो उद्योगों की तलाश में, कृषि के क्षेत्र में, या अपना भरण पोषण करने के लिए वो आगे से आगे क्षेत्रों में गए। तो सबसे पहले देखिए अपन इसको बनाए, तो सबसे पहले देखिए कारवा बने। क्या बने? कारवा बने। कारवों से फिर कबीले बने, कबीलों का जब विस्तार हुआ तो जनपद बने। तो श्रीकंठ जो था ना, वो महाजनपद नहीं था। क्या था? ओनली जनपद था। महाजनपद तो हमारे पूरे भारत के अंदर 16 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 16, जिनका वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी देखने को मिलता है। यानी महाजनपद तो वो कहलाते थे जिनका विस्तार बहुत मात्रा में हो जाता था, जिनके पास पॉपुलेशन अच्छी होती थी, जिनके पास एक बढ़िया राजा होता था, तो उस प्रकार से ये जनपद था। तो श्रीकंठ जनपद, अब श्रीकंठ जो जनपद था, ये पंजाब और दिल्ली का जॉइंट संयुक्त क्षेत्र था। तो श्रीकंठ जनपद, ये क्षेत्र आपको पता चल गया, और इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। और थानेश्वर वर्तमान को ये पूछे तो कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। कहाँ पर करनाल है? हरियाणा में, ठीक। अब करनाल, कल्पना चावला का नाम सुना हुआ अपना, कल्पना चावला यही करनाल के थे। तो थानेश्वर और श्रीकंठ इसकी क्या करता है? स्थापना करता है। इसकी श्रीकंठ में इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति। यानी श्रीकंठ जनपद की राजधानी थानेश्वर, और यहाँ पर वर्धन वंश की स्थापना। अपन वंश कौन सा पढ़ रहे थे आज? वर्धन वंश। कौन सा वंश है? वर्धन वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? पुष्यभूति। यानी पंजाब और दिल्ली वाला संयुक्त क्षेत्र, वहाँ एक जनपद श्रीकंठ जनपद, और उस क्षेत्र में वर्धन वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? पुष्यभूति। और उसने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई? थानेश्वर। और थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? करनाल, हरियाणा के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले, जैसे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैंने जैसे किताबों में पढ़ी, तो इसके कहीं ना कहीं साक्ष्य तो मिल रहे होंगे ना, कहाँ से ये चीज़ें पढ़ी। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते भी, वर्धन वंश को जानने के स्रोत क्या क्या है, भी वर्धन वंश को हम कैसे जाने। तो वर्धन वंश को जानने का सबसे पहला हमारे पास स्रोत नंबर 1, बारी बारी से लिख लेते हैं अपन। सबसे पहला है बाणभट्ट। बाणभट्ट संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा जाना माना लेखक, कवि था। इसने एक ग्रंथ लिखा सबसे पहले, हरसचरित। इस ग्रंथ में वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, वर्धन वंश की जानकारी, ठीक है। उसके पश्चात एक इसका ग्रंथ है कादम्बरी। कादम्बरी में भी हमें, वैसे तो ये संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है कादम्बरी, और इसके बारे में भी हमें यहाँ तक जानकारी मिलती है कुछ मात्रा में। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, एक आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प।
आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है जिसकी खोज 1955 में सम्मा शास्त्री ने खोजी थी। सम्मा शास्त्री ने। ये भी हमें वर्धन वंश के बारे में बतलाता है। नंबर 3 देखें तो नंबर 3 में एक हर्ष की जीवनी है, यानी द बायोग्राफी ऑफ हर्ष। हर्ष की जीवनी लिखी थी, इसका एक मित्र था हीली ने। किसने लिखी थी? हीली ने इसकी जीवनी लिखी, और इसकी जीवनी को हीली ने लिखा और इसका अंग्रेजी में कन्वर्ट यानी इंग्लिश कन्वर्ट किया था एक अंग्रेज व्यक्ति बिल ने। ठीक है। उसके पश्चात नंबर 4 पे जो सबसे बढ़िया नाम आता है वो आता है ह्वेनत्सांग का। बताते हैं कि 629 से 645 के मध्य एक चीनी यात्री, चीन का यात्री था, चीनी यात्री भारत आता है जिसने भारतीय यात्रा वृत्तांत के बारे में एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी। यानी ह्वेनत्सांग 629 से 645 भारत आता है और भारत आकर वो अपने यात्रा वृत्तांत को एक ग्रंथ में लिखता है। उस ग्रंथ का नाम था सीयूकी। यानी कई बार तो एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है ह्वेनत्सांग कहाँ का था? चीन का। किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। किसके बारे में बतलाता है? हर्ष के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, हर्ष की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उस समय भारत की प्रशासनिक, भारत की क्षेत्रीय स्थिति के बारे में बतलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र करता है। ये यहाँ तक बतलाता है कि जब ये भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्राचार्य था, जो कुलपति था, वो शीलभद्र हुआ करता था। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो हर्षवर्धन या वर्धन वंश के बारे में जानने के लिए हमारे पास सीयूकी ग्रंथ बहुत ही महत्व रखता है। उसके पश्चात नंबर 5 बात करें तो इत्सिंग भी एक चीनी यात्रा था, वो भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है और इसमें भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानने के बारे में मिलता है। उसके बाद में एक मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख हमारे पास, उसके माध्यम से भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानने को मिलता है। एक ग्रंथ है, अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ए होल अभिलेख। बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित और अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला पुलकेशिन द्वितीय का ए होल अभिलेख। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का ए होल अभिलेख हमें ये बतलाता है कि हर्षवर्धन जो था ना, वो क्या था? एक प्रतापी, वीर, बहादुर, साम्राज्यवादी राजा था जो कि पूरे भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। और अपना आधिपत्य जब स्थापित करना चाहता था, उसी साम्राज्यवादी दिग्विजय की नीति का अनुसरण करते हुए उसने संपूर्ण भारत पर राज करने की जब योजना बनाई तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी दक्षिण भारत को जीतना। अब वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था, इंटरनली मोटिवेट हो रहा था, और अपने इंटरनली मोटिवेट होते हुए जब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ तो चला गया नीचे नर्मदा नदी तक। नर्मदा नदी पर जाकर उसने देखा कि वहाँ छोटे राजवंश हुआ करते थे, चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य, इस प्रकार के। तो एक चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश था, बादामी के चालुक्य। तो वहाँ पर एक शासक पुलकेशिन द्वितीय जो अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक तरह से कहे तो वो भी साम्राज्यवादी नीति को लिए हुआ था, उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था। उधर से उत्तर भारत की ओर पुलकेशिन द्वितीय, उधर दक्षिण भारत को जीतने के पर्पज से हर्ष जाता है नीचे। जब नीचे जाता है तो दोनों के मध्य एक नदी है, नर्मदा नदी, जो वर्तमान में गुजरात में बहती है। उस नदी के किनारे इनके मध्य युद्ध होता है 634 ईस्वी में। 630 से 634 ये डेट मानी जाती है के मध्य जब युद्ध होता है। उस युद्ध में बताते हैं कि एक छोटा सा शासक, यानी पुलकेशिन द्वितीय तो छोटा सा हो गया ना, चालुक्य रेश था वो, तो इनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में हर्ष की हार होती है। हर्ष ने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, हमें हार का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इसकी हार सिर्फ एक इसी युद्ध में होती है। फिर इसने दक्षिण विजय को छोड़कर पूर्व की ओर चला गया। देखिए, दक्षिण को छोड़ा, पूर्व की ओर चला गया और जीतता बंगाल आदि क्षेत्रों को जीता और नेपाल तक चला गया। 606 में ये राजा बनेगा तो नेपाल के अंदर हर्ष संवत की स्थापना करेगा। यानी भारत से दूर दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में
जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करना, ये भारतीयों के लिए और भारतीय इतिहासकारों के लिए और अपने देश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इसने नेपाल तक अपने आधिपत्य में ले लिया था। ठीक है, तो ए होल अभिलेख भी हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है। इसके बारे में अनेकों और भी प्रकार की चीज़ें आती है, जैसे एक दो मोहरें मिली हमें। एक मोहर मिली हमें नालंदा में, नालंदा के अंदर एक मोहर मिली है जो मिट्टी की मोहर है। किसकी मोहर है? मिट्टी की। और एक मोहर मिली हमें सोनपत में, सोनपत में यहाँ पर हमें तांबे की मोहर मिली है। जो ये तांबे की मोहर मिली है ना, इसके ऊपर हर्षवर्धन का पूरा नाम मिलता है, हर्षवर्धन। ठीक है, यानी दो मोहरें मिली है, नालंदा जहाँ पर मिट्टी की मोहर वो अंकित, उसके ऊपर कुछ अंकित नहीं है। दूसरी हमें सोनपत में मिली है जो किसकी है? तांबे की, जहाँ पर किसका नाम मिलता है? किसका नाम? पूरा का पूरा हर्षवर्धन का नाम मिलता है। समझ में आ रही है ना मेरी बड़ी बात? तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें किसके बारे में बतलाती है? वर्धन वंश के इतिहास के बारे में बतलाती है, जिसमें सीयू की ग्रंथ और दूसरा अगर देखें तो इसका ए होल अभिलेख। इसके बारे में अगर ज़्यादा देखें तो हर्षवर्धन खुद क्या था? एक बहुत अच्छा कवि था। इसने 3 नाटक लिखे। सबसे पहले इसने नाटक लिखा प्रियदर्शिका। कौन सा लिखा? प्रियदर्शिका। उसके बाद इसने लिखा रत्नावली। कौन सा लिखा? रत्नावली। उसके बाद इसने कौन सा लिखा? नागानंद। ठीक है, अब ये जो दोनों ग्रंथ है ना, ये तो प्रेम व्यवहार से संबंधित, प्रेम व्यवहार से संबंधित। ठीक है, जबकि ये प्रशासन से संबंधित है। ठीक, ये जितनी भी चीज़ें अपने पास है, जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और 2 बातें आएंगी, वो आपको बता दी जाएगी। ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, वो सारा का सारा जो ये अभिलेख है, जो साक्ष्य है, जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, वो हमें किसके बारे में बतलाती है? वर्धन वंश के बारे में बतलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखो, आगे अपन इनके एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आएगा पुष्यभूति का। तो सबसे पहले देखिए, वर्धन वंश का संस्थापक कौन? वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। देखिए, वर्धन वंश का संस्थापक कौन? पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। अब पुष्यभूति के बताते हैं कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। देखिए, सबसे पहले नरवर्धन का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? नरवर्धन। उसके बाद आदित्यवर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन, उसके बाद प्रभाकरवर्धन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले कि नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन। अब वर्धन वंश का संस्थापक, कई बार देखो एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? 3 इनमें से दे देगा कोई ऑप्शन, एक ही दे देगा। आप पीछे वर्धन देखोगे ना तो सीधा इसमें से अटैक कर दोगे कि ये होगा शायद, जबकि पुष्यभूति कौन है? वर्धन वंश का संस्थापक है, न कि ये। ठीक, अब तीनों में बाद में पुष्यभूति का कोई ज़्यादा योगदान नहीं था। सबसे ज़्यादा योगदान प्रभाकरवर्धन का। प्रभाकरवर्धन के पास कुछ उपाधियाँ थी, जिसमें सबसे पहली उपाधि का नाम आता है हुण केसरी। इस उपाधि का नाम आता है हुण केसरी। उसके बाद गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला, गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला। उसके बाद आता है सिंधु राजा। यानी ऐसी इसके पास बहुत सारी उपाधियाँ थी। यानी प्रभाकरवर्धन के समय एक जाति हुआ करती थी हुण जाति, जो गुप्तों के समय में हमने पढ़ी होगी। तो हुण जाति अटैक करती थी, आक्रमण करती थी बहुत बार। तो बताते हैं कि प्रभाकरवर्धन ने हुणों को भी पराजित कर दिया था। गुज्जर जो जाति थी, जो कि मराठा पिंडारियों की तरह लूट खसोट करती थी, उनको भी इसने एक तरह से इनको अपने हिसाब से सेट कर दिया था। सिंधु राजा यानी सिंधु वाला जो क्षेत्र था उसके ऊपर भी इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, प्रभाकरवर्धन की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। क्या मिलता है? यशोमती मिलता है। ठीक है, ये इतना वर्णन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे प्रभाकरवर्धन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रभाकरवर्धन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रभाकरवर्धन के बारे में। तो प्रभाकरवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए वर्धन वंश, पुष्यभूति। अब आएगा प्रभाकरवर्धन।
प्रभाकर वर्धन के पास उपाधियाँ, उनके श्री गुर्जरों को चैन से न सोने देने वाला, और सिंधु राजा इसकी पत्नी का नाम यशोमती। और बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन के भी वैसे तो 3 संतानें थी, लेकिन एक लड़के का नाम और मिलता है, सबसे बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन, ठीक है। उसके बाद एक बेटे का नाम मिलता है कृष्णवर्धन, जो कि केसी श्रीवास्तव या लूस पनोरमा वाली पुस्तकें बतलाती है, बाकी इनमें नाम मिलता नहीं, लेकिन कृष्णवर्धन इसका एक बेटा था। उसके बाद हर्षवर्धन, और एक इसकी बेटी थी, उसका नाम था राज्यश्री। ठीक, राज्यश्री की जो शादी है ना वो की जाती है ग्रह वर्मा के साथ, यानी मोखरी वंश का शासक था, ग्रह वर्मा के साथ राज्यश्री की क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि राज्यश्री की ग्रह वर्मा के साथ जब शादी हुई थी तो राज्यश्री की आयु बहुत छोटी थी, और ये भारत का या उस समय का प्रथम बाल विवाह माना जाता है, प्रथम बाल विवाह माना जाता है, बाल विवाह माना जाता है। यानी ऐसा बतलाते हैं इतिहासकार है कि राज्यश्री की जब ग्रह वर्मा के साथ शादी होती है उस समय इसकी शादी, इसकी जो उम्र थी वो बहुत ही अल्पायु थी, बहुत ही नाबालिग थी, छोटी थी। तो बाद में क्या हुआ देखिए, प्रभाकर वर्धन के 3 लड़के, राज्यवर्धन, कृष्णवर्धन, हर्षवर्धन और एक बिटिया राज्यश्री की शादी कर दी ग्रह वर्मा के साथ, अपना शासन स्थापित कर रहा था। उसी समय देखिए ये हिमालय वाला क्षेत्र, और यहाँ पर हिमालय के ऊपर तराई वाले क्षेत्र में हुण जाति है वो अटैक कर देती है। हुण जाति क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। क्या कर देती है, हुण जाति आक्रमण कर देती है। ठीक, हुण जाति जब आक्रमण कर देती है तो प्रभाकर वर्धन ने किसको भेजा, राज्यवर्धन को भेजा। किसको भेजा, राज्यवर्धन को। अब राज्यवर्धन ने क्या किया, एक विशाल सेना के माध्यम से और एक अच्छा सेनापति का नेतृत्व करते हुए हुणों को वहाँ से खदेड़ दिया, वहाँ से पराजित कर दिया। जब हुणों को ये पराजित कर रहा था तो इसके पीछे पीछे हर्ष और चला गया। कौन चला गया, हर्ष, ठीक है, हर्ष चला गया। तो बताते हैं कि जब ये वापस आया तब बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, यानी कोई बचे कुछ सैनिक थे, उन्होंने प्रभाकर वर्धन की क्या कर दी, पीछे से हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन की हत्या कर दी। ये दोनों भाई यानी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन गए हुए थे हिमालय उत्तर की साइड। अब इनको पता चला कि इस प्रकार से प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, तो बताते हैं कि प्रभाकर वर्धन को चिता में जब सुलाया जाता है तो जलती हुई चिता में कूद कर यशोमती क्या कर देती है, अपने प्राण त्याग देती है। तो ऐसा माना जाता है कि जलती हुई चिता में ये सती होने वाली भारत की प्रथम महिला है। कौन, यशोमती, यानी जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राणों को त्यागने वाली जो सती होने का जो प्रारूप था उसमें ये चेंजिंग करती है। सती वैसे तो स्त्री को सुलाकर उस अपने पति की गोद में लेकर ऐसे किया जाता था, लेकिन ये जलती हुई चिता में कूद जाती है क्योंकि उस समय राज्यवर्धन नया तो वहाँ पर था और नहीं हर्षवर्धन था। इसने कुछ देर तो वेट किया अपने बेटों का, लेकिन वो नहीं आए। तब क्या हुआ कि जलती हुई चिता में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है और अपने पति प्रभाकर वर्धन के साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ऐसा उदाहरण हमें इतिहास में और अन्य जगह नहीं मिलता है कि जलती हुई चिता में कूद कर अपने प्राणों को त्यागने वाली कोई अन्य महिला, जबकि किसका मिलता है, ये यशोमती का मिलता है। तो जलती हुई चिता में कूद कर अपने प्राणों को त्यागने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम पूछा जाए तो किसका नाम आएगा, यशोमती का। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब स्वाभाविक सी बात है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो शासक कौन बनेगा, राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो क्या बने, शासक बने। ठीक है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि मालवा का कोई शासक था देवगुप्त नाम से, उसने क्या किया, देखिए आगे क्या होगा कि पुष्यभूति ने इसकी जब स्थापना कर दी तो उसी समय क्या होगा कि यहाँ पर बंगाल का गौड़ वंश का शासक शशांक ने, देखिए गौर से देखो, प्रभाकर वर्धन के बाद बड़ा बेटा राजा बनेगा राज्यवर्धन। इसका इतिहास में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। जब ये इसकी राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बताते हैं कि उसी समय बंगाल है ना,
वहाँ का गौड़ वंश का शासक था, उसका नाम था शशांक। और ये वही शशांक है जिसने, जब आपको पता होगा कि बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष, जो पीपल का जो वृक्ष था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को कटवाकर शशांक ने गंगा नदी में फेंकवा दिया था, क्योंकि ये ब्राह्मण मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था और इसने बौद्ध धर्म से नफरत करता था, इसलिए उस वृक्ष को कटवाकर एक कहाँ फेंकवा दिया था, कहाँ पर, गंगा नदी में। तो राज्यवर्धन को इस बात का पता चला कि राज्यश्री को तो कैद कर लिया गया और ग्रहवर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने? शशांक ने। किसने? शशांक ने। तो इसने क्या किया, शशांक के साथ युद्ध किया और शशांक को क्या कर दिया, मार दिया। शशांक को क्या कर दिया, मार दिया। जब इसने शशांक को मारा तो उसी समय पीछे से मालवा का शासक था, मालवा का शासक देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त ने इसकी क्या कर दी, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की क्या कर दी, हत्या कर दी। देखिए प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बनता है राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की शादी है ना वो गुप्त राजकुमारी महासेन गुप्ता के साथ होती है भाई, महासेन गुप्ता के साथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्धन वंश के और गुप्तों के संबंध अच्छे थे, इनके वैवाहिक संबंध थे और इसी के बलबूते पर एक हिंदू संस्कृति की नींव रखी गई थी। तो राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बनता है। एक तरफ तो ये इसकी कोई इच्छा नहीं थी राजा बनने की, लेकिन जब इस बात का पता चलता है कि एक सवादक नाम का ऋषि आकर बताता है कि बंगाल का कोई गौड़ शासक शशांक ने राज्यश्री को कैद कर लिया और ग्रहवर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसको कैद करके बाद में ये राज्यश्री पागल भी हो जाएगी और ये मालवा के जंगलों में चली जाएगी, कन्नौज के जंगलों में चली जाएगी सती होने के लिए। और आपको पता होगा कि सती होने के लिए प्राचीन समय में पति की कोई निशानी, कोई अंगूठी या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी। तो ये उसी की तलाश में चली जाती है कि मुझे मेरे पति के साथ क्या होना है, सती होना है। जब इस बात का पता राज्यवर्धन को चलता है तो राज्यवर्धन शशांक की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात ये जा रहा होता है, उस समय धोखे से मालवा का शासक था कोई देवगुप्त, वो क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है, धोखे से वार करता है। अब हर्षवर्धन क्या बनेगा, राजा बनेगा। हर्षवर्धन जब राजा बनेगा तब क्या होगा, इसकी भी कोई इच्छा नहीं थी भी मैं राजा बनूँ, ये अपने आप में एक ऐसा संतुष्टि राजा थे। यानी अब राजा बनेगा कौन है, हर्षवर्धन। कौन बनेगा, हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में क्या बनता है, राजा बनता है। इसकी कोई इच्छा नहीं थी। तभी एक ऋषि आता है इसके पास, एक साधु आता है और वो साधु आकर कहता है कि जिस प्रकार प्रभाकर वर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की तरह तुम भी सिंहासन संभालो और एक तरफ से जो छत्र विकसित हो गया है, वर्धन वंश की जो क्षति धूमिल हुई है उसको आप ऊपर उठाइए। इस प्रकार कहा जाता है कि 606 ईस्वी में हर्ष क्या बन जाता है, वर्धन वंश का संस्थापक बन जाता है, वर्धन वंश का राजा बन जाता है और थानेश्वर से अपनी राजधानी चेंज करके, यानी ये क्या करेगा, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर देगा। सबसे पहले तो देवगुप्त, क्योंकि उसका भाई का ये दुश्मन था ना, तो इसकी हत्या करेगा। हत्या करके जो राज्यश्री है उसको क्या करेगा, वापस लेके आएगा और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेगा। तो राज्यवर्धन पढ़ लिया, प्रभाकर वर्धन पढ़ लिया, पुष्यभूति पढ़ लिया। अब हर्षवर्धन हमारे लिए थोड़ा मोस्ट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए भी अच्छा है। तो इसका वर्णन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। देखिए इस लॉकडाउन में जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर रहा है, जो घर पर बैठकर तैयारी कर रहा है, वो आगे आने वाले समय में एक अपना नया ही कीर्तिमान स्थापित करेगा। और इस लॉकडाउन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेट का गलत तरीके से यूज़ करते हैं और करते हैं। आप वीडियो देखा करो, बढ़िया बढ़िया वीडियो देखो, ऑनलाइन पढ़िए, घर पे भी समय का सदुपयोग करो। इसी में आप लोगों का भला होगा। जब समय आएगा तो जैसे स्कूल कॉलेज ओपन होंगे, समय नहीं बचेगा आपको आपकी तैयारी करने का, तो आपकी जो पूर्व तैयारी है वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, ताकि आप अगर आपका सिलेबस कवर होगा तो आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो सितंबर अक्टूबर में स्कूल खुलते हैं तो
तो उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने का। तो फ़ायदा इसी में है कि आप अपने समय का सदुपयोग करो, और समय के सदुपयोग के साथ ही इसी प्रकार अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि इस समय ये महामारी बहुत भयानक रूप लेने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान से रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।